डियर स्टूडेंट्स, आप अपने दैनिक जीवन में जो आपकी डेली लाइफ है बहुत सारे पैटर्न्स देखते होंगे, प्रतिरूप देखते होंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं तो मान लो कोई व्यक्ति है, वो 5,000 रुपये से अपनी नौकरी शुरू करता है और जिस कंपनी ने उसको हायर किया हुआ है वो कंपनी बोलती है कि अगर आपका कार्य अच्छा रहा तो प्रति मंथ आपकी जो पगार है उसमें 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी। 200 रुपीज़ की जो है इंक्रीमेंट होगी। तो आपके पास अगर आप बात करें 1 साल की तो आपके पास एक पैटर्न आपको मिलेगा जिसमें पहले मंथ की जो उसकी सैलरी है वो 5,000 होगी। नेक्स्ट मंथ 200 का इंक्रीमेंट जब लगेगा तो 5200 हो जाएगी। तीसरे मंथ 5400, फिर 5600, 5800 और 6000। इस प्रकार से जैसे जैसे इंक्रीमेंट्स उसको पर मंथ 200 रुपये लगते जाएंगे तो उसकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। और भी बहुत सारे प्रतिरूप आपने अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे जहाँ पे साथ साथ लगने वाली दो संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर होता है और वो अंतर समान रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें एक सीढ़ी की जो हम लोग घर में यूज भी करते हैं। मान लो ये आपके पास एक सीढ़ी है और यहाँ पे ये जो सीढ़ी के पार्ट्स हैं इनके बीच एक निश्चित अंतर है। इन दोनों के बीच 1 फीट का अंतर है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी रहेगी आपकी? 1 फीट। ये भी कितनी रहेगी? 1 फीट। और ये वाली दूरी भी कितनी रहेगी आपके पास? 1 फीट। तो प्रत्येक सीढ़ी का जो पड़ाव हमारे पास है इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर है, 1-1 फीट की लगभग दूरी है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके डे टू डे लाइफ में मिल सकते हैं आप लोगों को। जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की तो प्रतिरूप कैसे रहेगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम इनको नाम दे दें, ये आ गया आपका पहला पद, ये आ गया आपके पास दूसरा पद। ठीक है, वैसे ये तीसरा और ये वाला चौथा। अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें तो आपके पास कितना आ गया? 1। वैसे ही तीसरे पद में से दूसरे को घटा दें आप तब भी कितना आया? 1। चौथे पद में से तीसरे को घटा लें तब भी कितना आ गया हमारे पास? 1। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो जो अंतर है ये आपस में समान है, तो इसी अंतर को एक नाम दिया जाता है सारव अंतर, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस। और ऐसा पैटर्न जिसमें सार्व अंतर बराबर होता है उसे एक नाम दिया जाता है जो मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, नाम सुनने में बहुत ही अटपटा सा लगता है बट एक्चुअल में इसके जो कंसेप्ट हैं बहुत ही सिंपल हैं, इजी हैं। तो समांतर श्रेणियाँ शुरू करने से पहले हम इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी, हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक पैटर्न है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए 5 भी काउंट कर लेते हैं। तो इसमें एक जो हमने लिखा है इसको, ये क्या है हमारे पास? पहला पद। इंग्लिश में अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म। वैसे ही ये दूसरा पद, दूसरा पद। इंग्लिश में लिखूं मैं अगर तो सेकंड टर्म और एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको डिफरेंस बताया, एक नाम दिया था मैंने उसको सारव अंतर।
और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, और ये क्या निकलता है हमेशा डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर आपके पास एपी में पहला दूसरा पद दिए हो तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, या कहीं बीच के पद दिए हुए हैं कंसेक्यूटिव साथ साथ लगने वाले, तो उन दोनों में से जो बाद वाला पद है उसमें पीछे वाला पद आपने घटा लेना है। जैसे ये पांचवा पद है तो पांचवें में से चौथा घटाना है, वैसे चौथे में से तीसरा घटाना है, तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पांचवें पद से पहला घटाने लग गए, ठीक है, तो ऐसा करने पे आपके पास सारवंतर नहीं आएगा। ए हो गया आपका पहला पद और डी हो गया आपके पास सारवंतर, ठीक है। अब इस प्रकार का जो हमारा पैटर्न हो इसको हम बोलते हैं एपी या समांतर श्रेणी, जहां पे साथ साथ लगने वाले दो पदों के लिए दो पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या रहेगा, बराबर। अब बात आती है कि जो एपी है आपकी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली है आपके पास एपी जो है उसका नाम है परिमित एपी, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फाइनाइट एपी, और जो सेकंड टाइप है वो है अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट एपी। इनके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या है। परिमित एपी, परिमित एपी के अगर उदाहरण हम लोग देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म मान लो हमारे को दी है 49, ठीक है। यहाँ पे जो 49 मैंने लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम, अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है। और इनफाइनाइट एपी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब है ये जो टर्म्स है ऐसे ही बढ़ती रहेगी, परंतु इसमें हमें अंतिम पद ना दिया हो, मतलब जो पदों की संख्या है वो क्या है, अपरिमित है, इनफाइनाइट है। तो इस प्रकार के एपी को बोलेंगे हम अपरिमित एपी, और जहाँ पे पदों की संख्या निश्चित दी हो उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट एपी। जैसे और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं 2 4 6 एंड सो ऑन 48, ये आ गई फाइनाइट एपी, और यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिख लिए 3 6 9 एंड सो ऑन, तो ये आ गई इनफाइनाइट। सबसे जो जरूरी चीज़ है आपके पास, मैक्सिमम टाइम बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो है एपी का व्यापक रूप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। एपी का व्यापक रूप, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो जो एपी है उसका व्यापक रूप रहता है आपके पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। अब बात आती है कि अंतिम पद कितना आएगा फिर, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जितने हमने लिखे हैं इनको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। ये जो a है वो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखे है, ये है आपके पास पहला पद, फर्स्ट टर्म, और इसको आप a1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जो a प्लस डी हमने लिखा है, कौन सा पद है आपके पास, दूसरा पद, सेकंड टर्म, और इसको हम a2 भी लिख सकते हैं। वैसे ही यह है तीसरा पद, इसको हम लिख सकते हैं a3, यह है आपके पास चौथा पद जिसको हम लिख सकते हैं a4। अब मैं इनको नीचे की तरफ टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। जैसे a1 की जगह क्या है हमारे पास a, जो सेकंड टर्म है वो क्या है आपके पास a प्लस डी, या हम इसको a प्लस 1d भी लिख सकते हैं। वैसे ही थर्ड टर्म है हमारे पास a प्लस 2d, वैसे ही फोर्थ टर्म है हमारे पास a प्लस 3d, ठीक है। तो फिफ्थ क्या आ जाएगी फिर a प्लस 4d। तो इसी रूप को क्या बोलते हैं हम, एपी का व्यापक रूप। अब क्वेश्चंस में जाने से पहले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जो है आपके पास एपी का
nवां पद। और आप लोग देखेंगे कि जब हम AP का nवां पद पढ़ेंगे तो AP के nवें पद से हम और कोई भी पद हमारे को बोला हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे? अब AP के जो nवें पद का जो जनरल फॉर्म है वो क्या रहेगी? an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये टर्म्स कौन कौन सी किसको सिंप्लीफाई कर रही है? सबसे पहले a है हमारे पास पहला पद, फर्स्ट टर्म इंग्लिश में। वैसे ही d क्या है आपके पास? सार्वअंतर, और इंग्लिश की बात करें तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है। n क्या है आपके पास? स्मॉल n जो आपने लिखा है, ये है बेटे पदों की संख्या कि जो AP आपके पास दी हुई है उसमें कितने पद हैं। और an है आपके पास nवां पद। ठीक है, कि कौन सा पद आपके पास दिया हुआ है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलना चाहूँ, मान लो हमारे पास एक AP है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 48। ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास A, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, 4 में से 2 उठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे जो 48 बच्चे देखते हैं लास्ट में, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि अब ये जो 48 हमारे पास दिया हुआ है ये n है या an है। तो ये जो हमारे पास अगर लास्ट में AP इस प्रकार से दी हो और लास्ट में कोई पद दिया हो तो होता है हमारे पास उसका nवां पद या अंतिम पद। ठीक है। कई जगह इसको L भी बोला जाता है, लास्ट टर्म क्वेश्चंस में, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। चलिए, अब n हम कैसे निकालेंगे वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमने AP का nवां पद लिखा हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग जो बाकी पद हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल रहेगा ये। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बारी बारी से मान लो पहले n का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ। n की वैल्यू 1 का मतलब है कि पहला पद, तो क्या बन जाएगा? n की जगह आपने 1 वर्ग बनाया है तो 1 जमा 1 माइनस 1 इंटू डी। इसको उठाएंगे 0 हो जाएगा, 0 से d को गुणा करते हैं 0 ही आता है। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। वैसे ही n की वैल्यू अगर 2 पुट कर दें दूसरा पद तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जहाँ पे n है यहाँ पे आपने 2 भरना है, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन जाएगा? a जमा 2 में से 1 उठाएंगे 1 बचेगा, और d 1 प्लस 1 d, या हम इसको सीधा लिख लेते हैं a प्लस d। तो जो दूसरा पद है वो क्या आएगा? a प्लस d। वैसे ही जब n की वैल्यू आप 3 भरेंगे a3, ये आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और जब आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d। अब आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो जब हमने AP का व्यापक रूप देखा था उसमें हमने क्या लिखा था? पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d। वही पद हमारे पास AP के nवें पद से भी आ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ तक देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस किस किस तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को बोला जा सकता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस दिया है, पैटर्न दिया है, और हमने चेक करना है कि क्या यह पैटर्न AP बनाता है या नहीं। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? आपके पास पैटर्न दिया होगा और आपको बोला होगा कि इसमें A और D बताएं कि पहला पद कौन सा है और सार्वंतर कितना है। ठीक है। तो चलिए 1 by 1 जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 5.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग बात करें तो दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि A और D निम्न है। A की वैल्यू आपके पास 10 दी है और D कितना दिया है आपके पास? D भी 10 दिया हुआ है। ठीक है। और आपको बोला है कि इसके प्रथम 4 पद आपने लिखने हैं।
तो आपको पता है ए बी के प्रथम 4 पद कैसे बनाएंगे हम। a1 की वैल्यू होती है आपके पास a, a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी, a3 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 2d और a4 चौथा पद क्या आ जाएगा a प्लस 3d। ये सारा एपी के व्यापक रूप से हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो a1 पहला पद है 10, तो ये तो पहला पद 10 ही आ गया। सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी, 10 प्लस 10 ये कितना हो गया हमारे पास 20। तीसरा पद 2 गुना 10 ये कितना आ गया 30। चौथा पद 10 जमा 3 गुना 10, 30 जमा 10 आ गया आपके पास 40। तो एपी क्या बन गई आपके पास 10, 20, 30, 40। ये आ गए हमारे पास एपी के प्रथम 4 पद। ठीक है, अब एक हम ये माइनस वाला भी देख लेते हैं इसे फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू आपके पास -1 दी है और डी कितना दिया है 1/2। ठीक है, दोबारा से a1 की वैल्यू a, a2 की वैल्यू a प्लस डी, a3 की वैल्यू a प्लस 2d और a4 की वैल्यू a प्लस 3d। मान लीजिए वैल्यू a की वैल्यू है -1 a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 1/2 -1/2। वैसे ही a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0। a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो 3/2 बन गया -1 प्लस 3/2। जब आप एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। तो इस प्रकार से जो हमें एपी प्राप्त होगी वो क्या होगी, पहला पद आ गया -1, फिर -1/2, फिर 0 और 1/2। ये इस एपी के तरफ हम 4 पद आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेटमेंट बेस्ड है, आप खुद इसकी स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बोला हुआ है कि प्रथम पद तथा सारवंतर लिखना है। बहुत ही आसान है, जैसे 3, 1, -1, -3, तो ये हो गया प्रथम पद। और सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, 1 में से 3 आपने घटा लेना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस का 2 आपके पास सारवंतर आ जाएगा। तो बाकी पार्ट्स जो है इसके ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपने बताना है कि कौन कौन से एपी है और नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर और आगे के 3 पद आपने लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। मैंने आपको बताया था ये पहला पद है a1, ये दूसरा है a2, ये तीसरा है a3 और चौथा है a4। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना हो कि एपी है या नहीं, तो हम लोगों ने सारवंतर ज्ञात करना है। यदि सारवंतर बराबर होगा तो एपी होगी, अगर सारवंतर बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं होगी। तो सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं। डी बराबर है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 में से 2 घटा दिए तो कितने बच गए 2। वैसे ही डी बराबर है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा है 8, दूसरा है 4, तो जब हमने घटाया तो कितना आ गया 4। यहाँ पे देखिए सारवंतर 2 आया, यहाँ पे 4 आया, क्योंकि सारवंतर बराबर नहीं है इसलिए 2, 4, 8, 16 जो है एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट्स इसके हैं। जैसे एक जगह हमारे पास अंडर वाली टर्म्स है 3, 3 प्लस √2, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। और आपको बोला हुआ है चेक करना है कि क्या यह एपी है या नहीं। तो दोबारा से सारवंतर हमने इसका ज्ञात करना है। ये पहला पद आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो उठा लीजिए, जब डी आप ज्ञात करेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है आपके पास 3 प्लस √2 माइनस पहला पद कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो सारवंतर कितना आ गया √2। वैसे ही डी बराबर है a3 माइनस a2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 3 जमा 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 जमा वर्गमूल 2, दूसरा पद। ठीक है, घटाना है आपने।
तो 3 जमा 2 वर्गमूल 2 माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया -3 माइनस इंटू प्लस माइनस √2। 3 से 3 कैंसल, क्या बचा हमारे पास 2 माइनस √2। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू √2 माइनस इस √2 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू √2। अब √2 इधर भी √2 इधर भी √2 ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 2 और माइनस और 1, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 1 को आप वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही आप चौथे में से जब तीसरे को घटाएंगे फिर भी आपके पास हर अंतर क्या आएगा वर्गमूल 2। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यह AP में है, कि यह AP है। अब आपसे पूछा है कि आगे के 3 पद आपने लिखने हैं, 5वां पद, जैसे 4 तक तो हमारे पास दिए हैं, अब हमें बोला है कि 5वां पद हमने लिखना है। तो एक आसान तरीका क्या है इसका लिखने का कि आप अपनी रफ साइड में AP का nवां पद लिख लें, जो है A + n-1 इंटू D। अब n की जगह 5 भर लें तो A5 क्या आ जाएगा A + 5-1 इंटू D A + 4D। तो सीधा लिख सकते हैं आप A5 की वैल्यू A + 4D, A की वैल्यू आ गया आपके पास 3 + 4 इंटू √2, ये आ गया 3 + 4 √2। वैसे ही छठा पद आ जाएगा आपके पास 3 + 5 √2 और 7वां पद क्या आ जाएगा 3 + 6 √2। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि जो दिए गए टर्म्स हमारे पास AP में है या नहीं। आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ कि कौन सा सीक्वेंस हमारे पास एक AP होगा, और अगर दिया गया सीक्वेंस या पैटर्न हमारे पास एक AP है तो उसका प्रथम पद कितना होगा और सार्वंतर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। साथ में जो AP का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, वो क्या होती है। और उसके बाद हमने सीखा AP का nवां पद, कि nवें पद की सहायता से किस प्रकार से हम AP का पहला, दूसरा या कोई भी पद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमने देखा कि हमारे पास कोई पैटर्न दिया हो और हमें बोला हो कि हमने चेक करना है कि यह एक AP है या नहीं, तो हम इसको किस प्रकार से चेक करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।